हेलो गाइस। आज जो हमने चैप्टर पिक किया है वो बेसिकली माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है। अगर इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बताऊं तो इस चैप्टर से मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन काफी आपको देखने को मिल सकते हैं आपके नीट के एग्जाम में। तो समय ना गवाते हुए हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को स्टार्ट करेंगे। ध्यान से वीडियो को समझिएगा जहां जहां मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, बिकॉज इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इजीली वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। और कहां कहां एनसीईआरटी की कौन कौन सी लाइन में बेसिकली वो क्वेश्चन बनता है, कौन कौन से पार्ट से वो क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपसे अच्छे से डिस्कस करूंगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट रहूं आगे और भी बहुत सारी वीडियोस बनाने के लिए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो देखिए, नाम से पता चल रहा है कि माइक्रोब्स का ह्यूमन वेलफेयर में क्या यूज है। ठीक है, माइक्रोब्स का ह्यूमन वेलफेयर में क्या यूज है, हमारे लिए क्यों माइक्रोब्स फायदेमंद है। तो आप सीधा अगर इसके फर्स्ट वाले मतलब सेकंड पेज पे बेसिकली जाएंगे तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में माइक्रोब्स कैसे यूज है, मतलब हाउस होल्ड में हमारे घर में माइक्रोब्स कैसे काम आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है वो बनता है लैक्टोबैसिलस का। याद रखना, तो आप इसे अगर बुक ले रहे हैं तो मार्क कर लीजिएगा, लैक्टोबैसिलस आपको याद रखना है। लैक्टोबैसिलस को लैब यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोला जाता है। लैक्टोबैसिलस को क्या बोला जाता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो कि बेसिकली मिल्क में ग्रो करता है। किसमें ग्रो करता है, मिल्क में। ये मिल्क में प्रेजेंट होता है, मिल्क में ग्रो करता है और ये मिल्क को कन्वर्ट करता है किसमें, कर्ड में। तो आपको मेन चीज क्या याद रखनी है कि लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बेसिकली मिल्क में पाया जाता है और ये उसको कन्वर्ट करता है किसमें, कर्ड में कन्वर्ट करता है, याद रखना। और इसी दौरान ये कुछ एसिड्स भी बेसिकली प्रोड्यूस करता है, जो कि बेसिकली क्या करते हैं, मिल्क प्रोटीन को कोगुलेट करते हैं। क्या करते हैं, कोगुलेट करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा दूध से जब दही बनती है तो थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, क्या हो जाती है, गाढ़ी। तो वो प्रोटीन ही होता है जो बेसिकली कोगुलेट किया। किसने कोगुलेट किया उस प्रोटीन को, कोगुलेशन का मतलब ऐसे करके पास पास, मतलब प्रोटीन सारा बेसिकली क्या हो चुका है, प्रोटीन सारा आपका कोगुलेट हो चुका है एक जगह। जैसे अंडे को नहीं डालते हम तो कोगुलेशन हो जाता है वो, तो वैसा ही कुछ कोगुलेशन लैक्टोबैसिलस ने कराया, यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ने कराया और आपका मिल्क को कन्वर्ट कर दिया किसमें, कर्ड में कन्वर्ट कर दिया है। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। मैच द फॉलोइंग में आप याद रखेंगे, लैक्टोबैसिलस का दूसरा नाम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है और बेसिकली आपका कोगुलेट करता है मिल्क प्रोटीन को। किसको कोगुलेट करता है, मिल्क प्रोटीन को, बिकॉज इसमें क्या पाए जाते हैं, आपके एसिड्स पाए जाते हैं, याद रखना। ठीक है, और बेसिकली न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी बढ़ाता है। कैसे, ये पूछेगा न्यूट्रिशनल क्वालिटी कैसे बढ़ाता है, तो विटामिन B12 का कंटेंट भी बढ़ाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। किसका कंटेंट बढ़ाता है, विटामिन B12 का कंटेंट भी बढ़ाता है, जो कि बेसिकली क्या है, हमारी बॉडी में हमारे लिए फायदेमंद रहता है। याद रखना, ब्लड के बेसिकली फॉर्मेशन में विटामिन B12 का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपको ये सब याद रखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका यहां पर आ गया कि बेसिकली आपका जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया का नाम है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। क्या नाम है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। हम अभी आगे एक जगह और पढ़ेंगे कि ये अल्कोहल यानी इथेनॉल बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी हम इथेनॉल बनाने के भी प्रोड्यूस करते हैं। और बेसिकली ये क्या करता है, ये फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। क्या करता है, फर्मेंटेशन में। ब्रेड जो बनता है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए प्रोसेस के जरिए बनता है। किसके जरिए, फर्मेंटेशन प्रोसेस के जरिए बनता है। तो वहां पर बेसिकली हम जो बेकर यीस्ट यूज करते हैं वो बेकर यीस्ट कौन सा है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी एक बेकर यीस्ट है। क्या है, बेकर यीस्ट, याद रखना। ठीक है, यीस्ट है यानी फंगस है आपका, क्या है, फंगस। वो क्या था, वो बैक्टीरिया था, ये क्या है, ये फंगस है, ये भी आपको याद रखना है। और जो बेसिकली हम क्या बनाते हैं, जैसे आपने मैदे से कुछ भी ब्रेड वगैरह बन रहा है या भटूरे बन रहे हैं, तो उसमें जो CO2 का प्रोडक्शन होता है, क्या किसका प्रोडक्शन होता है, CO2 का, वो भी इसी की वजह से होता है, याद रखना। ठीक है, वो भी इसी की वजह से होता है। बेकर यीस्ट इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेकर यीस्ट इसे बोला जाता है। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, माइक्रोब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए टोडी। टोडी एक ड्रिंक है, ताड़ी भी इसे कहा जाता है बिहार वगैरह में। तो टोडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी बेसिकली मिलती है। ये भी बेसिकली पाम से प्रोड्यूस होती है। किससे प्रोड्यूस होती है, पाम से। तो ये भी याद रखना, ये भी इसी बेसिकली सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी की मदद से, बेकर यीस्ट की मदद से हम प्रोड्यूस करते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ नाम है, एक तो है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, एक नाम दे रखा है ना। एक आपका स्विस चीज बनता है पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी। ये रॉकीफोर्ट चीज है ना, रॉकीफोर्टी चीज बनता है, याद रखना, पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी से। यहाँ पे नाम लिखा है पर आप याद रखना, ये जो बेसिकली रॉकीफोर्ट चीज होता है ये बनता है पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी। किसके नाम से, पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी से बनता है रॉकीफोर्ट चीज। ठीक है, वहीं ये प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी जो है कौन सा चीज प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है स्विस चीज। कौन सा चीज, स्विस चीज। प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी स्विस चीज प्रोड्यूस करता है। प्रोपियोनिबैक्टीरियम आपका रॉकीफोर्टी ये प्रोड्यूस करता है आपका रॉकीफोर्टी चीज। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो देखिए कुछ यहाँ पे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वाला पार्ट है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी है, तोड़ी के बारे में बता रखा है, ताड़ी के बारे में, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी है और रॉकीफोर्टी चीज है जो आपको याद रखना है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में अगर हम बात करें कि बेसिकली बेवरेजेस बनाने के लिए, फर्मेंटेड बेवरेजेस। फर्मेंटेड बेवरेजेस यानी जैसे अल्कोहल की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं जो यहाँ पे उन्होंने बता रखी है, वाइन हो गया, बियर हो गया, विस्की, ब्रांडी और रम।
वाइन में बेसिकली अलग परसेंटेज ऑफ एल्कोहल है ना। वहीं अगर आप बियर की बात करें तो उसमें अलग परसेंटेज ऑफ एल्कोहल है, विस्की में अलग है, ब्रांडी में अलग है और रम में अलग है। तो ये अलग अलग परसेंटेज ऑफ एल्कोहल बन रहा है, ये बेसिकली किस चीज की मदद से बन रहा है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो यीस्ट है वो है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिस। जो ब्रेड प्रोड्यूस करने के लिए जो यीस्ट यूज हुआ उसी को हम बेवरेजेस प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज करते हैं, इसलिए इसे ब्रूवर्स यीस्ट भी बोला जाता है। बेकर्स यीस्ट तो है ये ब्रूवर्स यीस्ट भी है। क्या है? ब्रूवर्स यीस्ट भी है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है। बेकर्स यीस्ट के साथ साथ ब्रूवर्स यीस्ट है, ठीक। फ्रूट जूस हो गए या फिर सीरियल्स हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, है ना, फ्रूट जूसेस हो गए, तो इनसे बेसिकली इथेनॉल प्रोड्यूस करता है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। आपको याद रखना अलग अलग परसेंटेज में इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। वहीं देखिए अगर हम बात करें वाइन और बियर, देखिए अगर आपको एल्कोहल का परसेंटेज बढ़ाना है, एल्कोहल का अगर आपको परसेंटेज बढ़ाना है तो आपको करना होगा डिस्टिलेशन। क्या करना होगा? डिस्टिलेशन करना होगा एल्कोहल का परसेंटेज बढ़ाने के लिए। तो देखिए वाइन और बियर में तो हमें विदाउट डिस्टिलेशन काम चल जाता है, लेकिन अगर आप विस्की, ब्रांडी और रम प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। इससे हमें पता चलता है कि वाइन एंड बियर में एल्कोहल का परसेंटेज कम है, वहीं अगर हम बात करें विस्की, ब्रांडी और रम में एल्कोहल का परसेंटेज क्या ज्यादा है, ये भी आपको बात याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट माइक्रोब्स का यूज बात करें तो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने में, किसको प्रोड्यूस करने में? एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने में पहले साइंटिस्ट जिन्होंने एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करी थी पेनिसिलियम नोटाटम से बेसिकली एंटीबायोटिक बनाई थी, नाम क्या था? पेनिसिलिन। नाम क्या था? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इन्होंने प्रोड्यूस करी थी। तो ये जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है ये किसने प्रोड्यूस करी थी? आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रोड्यूस करी थी। आपको ये बात याद रखनी है। अगर इसमें और चीज हम याद रखें, इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। कब मिला था? 1945 में नोबेल प्राइज इन्हें दिया गया था, बिकॉज इस एंटीबायोटिक ने वर्ल्ड वॉर 2 में, इस एंटीबायोटिक ने वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट योगदान दिया था। जितने भी आपके सोल्जर्स थे, क्या थे? सोल्जर्स, तो उनके वाउंड को ट्रीट करने के लिए, सोल्जर्स के वाउंड को वर्ल्ड वॉर 2 में ट्रीट करने के लिए इसी एंटीबायोटिक का यूज हुआ था, है ना। तो यानी एंटीबायोटिक ये प्रोड्यूस हो रही है, ये एंटीबायोटिक भी माइक्रोब्स की मदद से ही तो प्रोड्यूस की जा रही है। कैसे माइक्रोब्स की मदद से प्रोड्यूस की जा रही है? तो यहां ध्यान से देखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब काम कर रहे थे स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया पे, किस पे काम कर रहे थे? स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया पे। तो इन्होंने ये देखा कि एक उनका कल्चर ऐसा है जिसमें क्या है? अनवॉश्ड, उन्होंने वॉश नहीं किया सही से उस कल्चर को, मतलब ये कल्चर करा रहे हैं, एक तरफ फंगस है, एक तरफ इनके पास बैक्टीरिया भी है स्टेफिलोकोकाई, है ना, और एक तरफ पेनिसिलियम नोटाटम फंगस है, ये मोल्ड है ना, यानी फंगस है। तो जो पेनिसिलियम नोटाटम था और बैक्टीरिया दोनों साथ जब इन्होंने एक साथ डाल दिए और अनवॉश्ड कल्चर प्लेट, जो इनकी प्लेट थी वो अनवॉश थी, तो उन्होंने देखा कि जो आपका ये पेनिसिलियम नोटाटम है ये क्या कर रहा है? इस बैक्टीरिया को, स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया को क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है, ठीक है। पेनिसिलियम नोटाटम स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया को खत्म कर रहा है। तो यानी पेनिसिलियम नोटाटम में कुछ तो ऐसा है जो बैक्टीरिया को क्या कर रहा है? बैक्टीरिया के पॉपुलेशन को एंड कर रहा है। तो उसी से इन्होंने एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर दी, जिस एंटीबायोटिक का नाम क्या था? पेनिसिलिन नाम था जिस एंटीबायोटिक का, याद रखना, ठीक है। ये बाद में इसके बाद बहुत सारी और भी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस हुई। एंटी का मतलब होता है, एंटी का मतलब खत्म करना, बायोटिक मतलब बायोटिक स्पीशीज को खत्म करना। देखो कितनी बढ़िया बात है कि पेनिसिलियम नोटाटम ने ही एक ऐसी चीज प्रोड्यूस करी जिसने बैक्टीरिया को खत्म कर दिया, यानी लिविंग चीज ने एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करा जो कि दूसरे लिविंग चीज को खत्म कर रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं एंटी बायोटिक, यानी अगेंस्ट बायोटिक एजेंट्स, अगेंस्ट बायोटिक एजेंट्स, अगेंस्ट बायोटिक स्पीशीज। और ये प्रोड्यूस कौन कर रही है चीज? कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये केमिकल, बायोटिक स्पीशीज ही केमिकल प्रोड्यूस कर रही है और बायोटिक स्पीशीज ही क्या हो रही है? खत्म हो रही है। तो ये बहुत ही बढ़िया योगदान था इनका, तो ये आपको याद रखना है एंटीबायोटिक का नाम, कौन कौन सी एंटीबायोटिक थी। आगे चल के और भी बहुत सारी बीमारी के लिए एंटीबायोटिक्स बनी। इन एंटीबायोटिक्स के तो नहीं, यहाँ पे देखो कुछ बीमारियां लिखी, इन बीमारियों के नाम याद रखना है, जैसे वूपिंग कफ, काली खांसी, डिप्टीरिया, गाल घोटू, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। तो ये आपको कुछ बीमारी याद रखनी है। डिप्टीरिया को हम क्या कहते हैं? गाल घोटू। लेप्रोसी को क्या कहते हैं? हम कुष्ठ रोग। और आपका वूपिंग कफ को क्या कहते हैं? हम काली खांसी कहते हैं। तो अगर बेसिकली अगर एंटीबायोटिक ना होती तो हम इन सारी बीमारियों को कैसे ट्रीट कर पाते? बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता इन डिसीज को क्या करना? ट्रीट करना। वहीं अगर हम केमिकल एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की बात करें, माइक्रोब्स और कहां-कहां किन-किन चीजों में काम आ रहे हैं, तो आप याद रखिए कई सारे एसिड्स हैं जिनको प्रोड्यूस करने में बेसिकली अलग-अलग टाइप के बैक्टीरिया, फंगस या फिर माइक्रोब्स यूज होते हैं। जैसे कि एस्परजिलस निगर एक फंगस है, एस्परजिलस निगर एक फंगस है जो कि सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस कर रहा है? सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। एसिटोबैक्टर एसिटी है, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। क्लोस्ट्रिडियम बुटाइलिकम है, बुटाइलिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। और लैक्टोबैसिलस है जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। तो याद रखना ये कुछ आपके फंगस हैं या बैक्टीरिया हैं जो कि आपको याद रखना कौन कौन से एसिड से रिलेटेड है। मैच द फॉलोइंग में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा फंगस, कौन सा एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। बहुत बार आए हुए 3-4 क्वेश्चन आपका चैप्टर आराम से आपको दे सकता है अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही तो। और इजी क्वेश्चन होता है, बहुत ही इजीली अगर आपको चीजें याद हैं, हल्का सा क्लिक कर गई, क्योंकि मैच द फॉलोइंग देख के चीजें क्लिक भी बहुत आसानी से हमें करती हैं, तो इसलिए आपको ये सब चीजें क्या आएंगी? काम आएंगी, बहुत अच्छे से आपकी हेल्प करेंगी। दोबारा देखो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी आगे हमने पढ़ाई है इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए। क्या प्रोड्यूस करने के लिए? इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए काम आता है ब्रूवर्स यीस्ट, इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं? ब्रूवर्स यीस्ट। इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए हमारा काम आता है, ठीक है, फ्रूट जूस वगैरह से, इनसे। अच्छा एक चीज और,
यहाँ पे लिखा हुआ है जो बॉटल जूस होते हैं, बॉटल जूस में हम पेक्टिनेज या प्रोटीएज यूज करते हैं। पेक्टिनेज या प्रोटीएज क्यों यूज करते हैं? देखो, आप घर में अगर जूस बनाओगे तो वो थोड़ा अलग टाइप का होता है, और अगर आप बाहर से जूस करोगे वो कितना क्लियर होता है। क्लियर मतलब एकदम स्मूथ सा लगता है। वो स्मूथ सा क्यों है? क्योंकि उसे ट्रीट करा है पेक्टिनेज और प्रोटीएज से। किसे ट्रीट करा है? पेक्टिनेज और प्रोटीएज से उसे ट्रीट करा है, जिसकी वजह से एकदम क्लियर ड्रिंक, मतलब क्लियर बना है पूरा। क्या हो गया? क्लियर हो गया, एकदम स्मूथ हो गया। तो आप याद रखना, बॉटल जूसेस को क्लैरिफाई या क्लियर किससे करते हैं? पेक्टिनेज और प्रोटीएज से क्लियर करते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट बस्टर है आपका। क्या है? क्लॉट बस्टर। अगर आपके ब्लड में कहीं पर क्लॉट बना हुआ है, खून कहीं पर क्लॉट है ना, अंदर ही कहीं क्लॉट बन गया, तो उस क्लॉट के बनने की वजह से प्रॉब्लम आती है ब्लड के सर्कुलेशन में। खून सही से सर्कुलेट नहीं हो पाता क्योंकि क्लॉट बन चुका है, खून का थक्का बन चुका है। तो उसको हटाने के लिए क्लॉट बस्टर हम यूज करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या यूज करते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेज। प्रोड्यूस बाय स्ट्रेप्टोकाइनेज। किसने प्रोड्यूस करा? बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस ने प्रोड्यूस करा। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से मॉडिफाई करा, और ये क्लॉट बस्टर की तरह काम कर रहा है और आपको हार्ट अटैक से क्या कर रहा है? पेशेंटों को बचा रहा है। तो कितनी बढ़िया चीज है। देखिए, एक और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए। तो कई जगह जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं किसी भी ऑर्गन का, किडनी ट्रांसप्लांट करा या कोई और सा ट्रांसप्लांट करा, तो वहां पर इम्यून सिस्टम आपका क्या है? एक्सेप्ट नहीं करता उस ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को। जो भी ऑर्गन आपकी बॉडी में गया वो आपका इम्यून सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करने का। अब क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उस पर्टिकुलर ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट देने होते हैं। इम्यूनोसप्रेसिव यानी आपके इम्यून सिस्टम को वो सप्रेस करते हैं, डाउन करते हैं। तो उनमें से ही एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहा है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान या ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने के बाद। वो बेसिकली एक फंगस से प्रोड्यूस हो रहा है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। भाई स्ट्रेप्टोकाइनेज कहां से प्रोड्यूस हुआ? स्ट्रेप्टोकोकस से प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए कहां से प्रोड्यूस हुआ? आपका ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरिन से प्रोड्यूस हुआ। वहीं आपका स्टैटिन से एक केमिकल है जो कि प्रोड्यूस हो रहा है मोनास्कस परपुरियस से। स्टैटिन किससे प्रोड्यूस हो रहा है? मोनास्कस परपुरियस से। और ये क्या कर रहा है? आपका ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है। ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल है उसका अमाउंट आपका क्या कर रहा है? कम करता है, याद रखना। तो ये सब चीजें देखिए कितनी एक तरह से आपका मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये माइक्रोब्स आपको कैसे कितना ज्यादा फायदा दे रहे हैं। इंडस्ट्री में तो फायदेमंद है ही, हाउस होल्ड में भी फायदेमंद है, वहीं आपका मेडिकल में भी फायदेमंद ये आपका दे रहे हैं। माइक्रोब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में घर से आजकल लाखों क्वांटिटी का सीवेज बेसिकली प्रोड्यूस होता है। नालियों के जरिए, नदी के जरिए बहुत सारा सीवेज प्रोड्यूस होता है। अब इस सीवेज को हमें ट्रीट करना है। कहां पर ट्रीट करना है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपीज में ट्रीट करना है। क्या ट्रीट करना है? एसटीपीज में। ठीक है, आप उसे डिस्पोज करोगे नदी में, तो नदी में तो सारी एक्वेटिक स्पीशीज मर जाएंगी, उन्हें प्रॉब्लम होगी एक्वेटिक स्पीशीज को। तो इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का तरीका यह है कि आप उसको ट्रीट करो, और ट्रीट करने के बाद एसटीपी में ट्रीट करो पहले, ट्रीट करने के बाद उन्हें आप समुद्रों में रिलीज करो, ताकि एक्वेटिक स्पीशीज को, समुद्रों में जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, उन्हें कोई भी क्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए बेसिकली यहां पर याद रखिएगा आप कि क्या कैसे कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है एसटीपीज में, है ना। आजकल देखो दिल्ली में जैसे समुद्रों में ही बेसिकली यमुना में ही रिलीज किया जा रहा है आपका बहुत सारा वेस्ट, जिससे यमुना बहुत गंदी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वहां पे जितने भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, एसटीपीज हैं, वो रन ही नहीं कर रहे, वो वर्क ही नहीं कर रहे। अगर आप उन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को अब बेसिकली कह रहे हैं कि वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट रन करेंगे दोबारा, देखते हैं वो दोबारा रन करते हैं या रन नहीं करते। पर इनमें होता क्या है, इन एसटीपीज ये कैसे वर्क करते हैं वो हम देखते हैं। तो अगर आप एसटीपीज की वर्किंग देखें तो सबसे पहले यहां पर होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। क्या होता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में जितना भी सॉलिड वेस्ट होता है वो निकाल लिया जाता है, जो इजिली रिमूव हो सकता है, जो आप इजिली आराम से रिमूव कर सकते हैं, उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, फिजिकल रिमूवल पार्टिकल्स का जो लार्ज होंगे या स्मॉल होंगे, फिल्ट्रेशन या सेडिमेंटेशन के जरिए फिल्टर कर लिया, सेडिमेंट कर लिया यानी सेटल करवाया पार्टिकल्स को, तो उनको इजिली रिमूव कर दिया। इसी को हम कहते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया आपका। और प्राइमरी ट्रीटमेंट में आपका प्राइमरी जो भी पत्थर वत्थर कंकड़ छोटे मोटे जो है सॉलिड वेस्ट है, प्लास्टिक वगैरह, वो सब रिमूव करने का प्रोसेस कहलाता है क्या? प्राइमरी ट्रीटमेंट। इससे बेसिकली जो चीज तैयार होती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्लज। क्या कहते हैं? इससे जो चीज तैयार होकर आई वो चीज कहलाती है आपका प्राइमरी स्लज। और इस प्राइमरी स्लज को फिर हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं। कहां भेज देते हैं? दूसरे टैंक्स में भेज देंगे जहां पर इसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा। अगर आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट देखें तो ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, बिकॉज यहां पर क्या है, बड़े बड़े एरेशन टैंक्स हैं। एरेशन टैंक्स का मतलब ऐसे टैंक जिसमें एयर कंटिन्यूस पास की जा रही है। एरोबिक बैक्टीरियाज हैं। क्या है? एरोबिक बैक्टीरिया, जो कि क्या करेंगे, जो कि बेसिकली वहां पर जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। ऑर्गेनिक वेस्ट होगा ना, तो बैक्टीरिया उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसे खाते रहेंगे तो खत्म होता रहेगा वो ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, उसे एक तरह से डिकम्पोज कर देंगे। क्या करते रहेंगे? डिकम्पोज करेंगे। तो यहां पर क्या है, बहुत सारे एरोबिक माइक्रोब्स रहते हैं जिन्हें हम फ्लॉक्स में इकट्ठा होता है। फ्लॉक्स आपसे पूछ सकता है, बहुत सारे बैक्टीरिया जब फंगल फिलामेंट्स की फॉर्म में एक मेश लाइक स्ट्रक्चर, जालेदार स्ट्रक्चर बनाते हैं। बैक्टीरिया फंगस के साथ मिलकर एक जालेदार स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम फ्लॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लॉक्स कहते हैं। और यही फ्लॉक्स बेसिकली ज्यादातर ऑर्गेनिक पार्ट कंज्यूम कर लेते हैं। क्या कंज्यूम कर लेते हैं? ऑर्गेनिक पार्ट कंज्यूम कर लेते हैं। और जैसे ही ऑर्गेनिक पार्ट कंज्यूम कर लेंगे, इससे आपकी बीओडी
बीओडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसकी वजह से आपकी घट जाती है, डिक्रीज कर जाती है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है आपकी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब होता है कि उस बैक्टीरिया को, ऑर्गेनिक वेस्ट को, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया है तो ऑर्गेनिक वेस्ट को खत्म करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए उसे कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ना। अगर ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा है तो ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, ऑर्गेनिक वेस्ट कम है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होगी। अब बैक्टीरिया ने क्या करा, बैक्टीरिया ने बेसिकली ऑर्गेनिक वेस्ट खत्म करना शुरू किया, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी उसकी क्या हो गई, कम हो गई। अब उसे कम ऑक्सीजन चाहिए, लेस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो बीओडी अगर कम होता है तो इसका मतलब वो क्या होता है, वो जो पानी है वो साफ होता जा रहा है आपका, अगर बीओडी क्या है आपका कम है, ये भी आपको बात याद रखनी है, ठीक है। ठीक है भाई, अगर नेक्स्ट हम बात करें तो अब जो बीओडी जैसे उसका रिड्यूस हुआ, तो रिड्यूस होने के बाद उसे चीज को सेडिमेंट करने के लिए छोड़ दिया, जो भी आपका वेस्ट बना उसको सेडिमेंट करने के लिए छोड़ दिया, उसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। अब इसको बेसिकली आप क्या करेंगे, इस स्लज को पंप करेंगे दूसरे टैंक में जहां पे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है। अब एनारोबिक ट्रीटमेंट होगा, एनारोबिक बैक्टीरियाज आएंगे, वो एनारोबिक बैक्टीरियाज क्या करेंगे, वो एनारोबिक बैक्टीरियाज और ज्यादा उसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, जितना भी और थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक वेस्ट बच चुका होगा उसे, ठीक है। और इसी डाइजेशन के दौरान वो कुछ गैसेस प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कौन कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है आपसे पूछेगा एसटीपी में, कौन कौन सी गैसेस प्रोड्यूस होती है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस प्रोड्यूस होती है, इनको हम बायोगैस कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। तो यहां पर आप बायोगैस के तौर पर भी इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर बचा हुआ चीज आप क्या कर सकते हैं, समुद्रों में छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट आपका हुआ, तो ये आपको बात याद रखनी है। यहां पर जो आपको मेन चीज और आगे याद रखनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने बेसिकली एक प्लान लागू किया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। आपसे पूछेगा कौन सा प्लान लागू किया गया था, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, उनको साफ करने के लिए। पर ये प्लान फिर भी आपका इतना बढ़िया तरीके से कामयाब नहीं हो पाया, है ना। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इतने अच्छे लेवल पर नहीं बन पाए, और अगर बन पाए तो वर्क नहीं कर रहे हैं, बंद पड़े हैं। तो यहाँ ये पॉलिटिक्स की वजह से प्रॉब्लम चल रही है। बट अगर ये प्लांट खुलेंगे, वर्क करेंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि गंगा भी बेसिकली साफ होती हुई दिखेगी आपको, और यमुना भी बहुत अच्छे से आपको साफ होती हुई दिख जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपके लास्ट लगभग पोर्शन पे इस चैप्टर के, जो कि है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। माइक्रोब्स बायोगैस प्रोडक्शन कर रहे हैं। अभी तो हमने देखा कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, बेसिकली आपकी बायोगैस प्रोड्यूस हो रही थी, तो वही यहां पर इन्होंने दिखा रखा है, माइक्रोब्स बायोगैस भी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे काओ के गोबर में मिथेनोबैक्टीरिया, मिथेनोजेंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मिथेनोजेंस पाए जाते हैं। और ये जो मिथेनोजेंस है, ये बेसिकली मिथेनोजेंस क्या है, कॉमन बैक्टीरिया इनका जो है वो है मिथेनोबैक्टीरिया। क्या है, मिथेनोबैक्टीरिया। ये बेसिकली क्या करता है, लार्ज अमाउंट में बायोगैस प्रोड्यूस करता है, और फिर उस बायोगैस को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जितना भी आपका घर का वेस्ट है, सब है, उसको आप बायोगैस प्लांट में डालो, और वहां पर बेसिकली बैक्टीरिया वगैरह रहेंगे जो उसको डाइजेस्ट करेंगे, और डाइजेस्ट करने पर गैसेस रिलीज होंगी, वो गैसेस आपकी बायोगैस कहलाएगी, ठीक है। गाय का गोबर वगैरह सब वहां डालना होता है, बायोगैस प्रोड्यूस होगी। गांव वगैरह में ये चीजें बनाई जा सकती हैं, जिससे आप लार्ज लेवल पर बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इन बायोगैस को हम यूज कर सकते हैं कुकिंग पर्पस के लिए। किस लिए यूज कर सकते हैं, कुकिंग पर्पस के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज आपको याद रखनी है। ये मिथेनोबैक्टीरियम बेसिकली जो होते हैं काऊ के र्यूमन में पाए जाते हैं। र्यूमन स्टमक का एक पार्ट है, गाय के स्टमक का एक पार्ट होता है र्यूमन, तो उस र्यूमन में ये बेसिकली मिथेनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। और ये मिथेनोबैक्टीरिया सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। किसको, जैसे ये जो गाय होती है पत्तियां वगैरह खाती हैं, पेड़ पौधे खाती हैं, तो उनमें जो सेल्यूलोज होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए इनकी बॉडी में मौजूद है क्या, मिथेनोबैक्टीरिया मौजूद है। वो मिथेनोबैक्टीरिया क्या करता है, इन सब चीजों को, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है, और डाइजेस्ट करता है फिर वो गैसेस भी प्रोड्यूस करता है। यानी उसको आप एज आ बायोगैस के तौर पे बायोगैस प्लांट में डालोगे, वहां जितने भी आपके फल फ्रूट हैं, सब्जियों के छिलके वगैरह हैं, वो सब भी डालोगे, खाना वाना है वो भी सब डालोगे, वो सब डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा, जो भी वेस्ट होता है वो सब डाल दिया जाता है वहां पे, वो सब डाइजेस्ट होता है, बैक्टीरिया से डाइजेस्ट करते हैं, गैस प्रोड्यूस करते हैं। उस गैस को आप अलग अलग मल्टीपर्पज के लिए क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, तो ये माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस था। माइक्रोब्स ने बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। क्या और भी कहीं काम आते हैं, हाँ, एज अ बायोपेस्टिसाइड। देखो यहाँ हेडिंग तो इन्होंने डाली नहीं, बट ये एज अ बायोपेस्टिसाइड्स भी काम आते हैं। भाई एक माइक्रोब दूसरे माइक्रोब्स को किल कर रहा है, एक माइक्रोब दूसरा माइक्रोब को क्या कर रहा है, किल कर रहा है। तो मान लो किसी भी पेड़ पौधे पर कोई कीड़ा लगा हुआ है, तो अगर मैं कोई ऐसा कीड़ा लाऊं, दूसरा एक ऐसा कीड़ा लाऊं जो उसको मारता हो, तो मेरी वो जो पेड़ है या मेरी जो फसल है वो क्या हो जाएगी, वो बच जाएगी, है ना। तो मैं दूसरा माइक्रोब लाऊंगा जो क्या करेगा, उसको अटैक करेगा, उस पर अटैक करेगा, तो हमारी जो भी फसल होगी उस पर कीड़ा नहीं लगेगा। तो एक तरह से एज अ बायोपेस्टिसाइड्स भी इन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रोब्स को, ये भी आप बात याद रखना। जैसे यहाँ पे बायो कंट्रोल एजेंट लिखा है, यहाँ पर प्लांट डिसीज इज द फंगस ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा फ्री लिविंग फंगस होता है, रूट इकोसिस्टम में पाया जाता है। बायो कंट्रोल एजेंट है सेवरल प्लांट पैथोजन का। ट्राइकोडर्मा नाम याद रखना, ट्राइकोडर्मा रूट सिस्टम में पाया जाता है, रूट में, ठीक है, जड़ में पाया जाता है। तो जड़ में जो भी दूसरे
पैथोजन उस पर लग रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, जड़ों को खराब कर रहे हैं, तो उस ट्राइकोडर्मा अगर वहां पर रहेगा तो ट्राइकोडर्मा उसकी ग्रोथ नहीं होने देगा, जड़ों को बचा लेगा। वहीं कुछ बैक्यूलोवायरस होते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, है ना, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, जैसे यहाँ पे नाम लिखा है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। इनकी खासियत है स्पीसीज स्पेसिफिक है, नैरो स्पेक्ट्रम है। स्पीसीज स्पेसिफिक का मतलब होता है कि आपने जो भी बैक्टीरिया या जो भी फंगस या जो भी माइक्रोब डाला, वो ऐसा ना हो कि यूजफुल माइक्रोब्स को भी मार दे। भाई हमें वो माइक्रोब्स किल करना है जो कि हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचा रहा है, हमें सारे माइक्रोब्स किल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस इसलिए स्पीसीज स्पेसिफिक है और नैरो स्पेक्ट्रम भी ये होता है, ठीक है। कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पहुंचाता दूसरे पे, है ना, प्लांट पे हो या मैमल्स पे हो या कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म पे नेगेटिव या हार्मफुल इफेक्ट नहीं पहुंचा रहा, ठीक है। आईपीएम की फुल फॉर्म याद रखना, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम आईपीएम की फुल फॉर्म याद रखनी। बीटी, बीटी वाले पार्ट का मैंने पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है बायोटेक्नोलॉजी में। इससे प्रीवियस वीडियो बायोटेक की है, वो आप पढ़िएगा, बीटी के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि बीटी कैसे, बेसिकली बीटी कॉटन कहां पे फायदेमंद होता है। वही हम लास्ट पार्ट माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर देखें, तो माइक्रोब्स एज अ फर्टिलाइजर भी काम करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी आपकी घटेगी, है ना, सॉइल की जो आपका वो है मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी घटती है, वो बंजर होने लगती है। तो आप सबसे बढ़िया बायो फर्टिलाइजर यूज करो। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? बायो फर्टिलाइजर सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं और कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल के जमाने में बहुत ही जरूरी है, हो नहीं रही है वो बात अलग है, पर ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर होगी तो आपके बेसिकली क्या है, जो जमीन रहेगी वो भी हमेशा जिंदगी भर के लिए उपजाऊ रहेगी, है ना, जमीन बंजर नहीं होगी, अच्छा अच्छा फूड मिलेगा, केमिकल नहीं रहेंगे तो बॉडी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो कुछ नाम आपको यहाँ पे याद रखने, जैसे राइजोबियम। राइजोबियम रूट्स ऑफ रेगुमिनस प्लांट में पाया जाता है एक बैक्टीरिया जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके वो लेग्यूमिनस प्लांट जितने भी होते हैं, लेग्यूम्स, गांठे नोड्यूल्स पाए जाते हैं, जिनके जड़ों में गांठे पाई जाती है, नोड्स पाई जाती हैं, वहां पर आपका राइजोबियम एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करता है। यानी एटमॉस्फेयर में मौजूद जो नाइट्रोजन है वो प्लांट को अवेलेबल कराता है, प्लांट को वो नाइट्रोजन मिलती है तो प्लांट उससे अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस क्या करता है, कैरी आउट करता है। और भी बहुत सारे बैक्टीरिया जैसे एजोस्पेरुलम और आपका एजोटोबैक्टर, ये भी बेसिकली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को आपका फिक्स करते हैं, आपको याद रखना है। तो बायो फर्टिलाइजर के तौर पे काम आ रहे। ऐसी माइकोराइजा, माइकोराइजा फंगस का एसोसिएशन है प्लांट के साथ। माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, प्लांट और फंगस मिलकर एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। प्लांट उसको न्यूट्रिशन दे रहा है, प्लांट खाना बना के उसको बेसिकली खाना दे रहा है, और वो जो फंगस है वो न्यूट्रिएंट, कई सारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो प्लांट को प्रोवाइड कर रहा है। प्लांट क्या दे रहा है उसे, खाना, और फंगस उसे क्या दे रहा है, न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स कौन से, देखो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने में आपका वो मदद करता है, और भी पैथोजन से भी बचाता है, बहुत सारी चीजों से बचाता है। वही साइनोबैक्टीरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रोब से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रोब है, ये भी आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। कौन कौन है इसके नाम, एनाबिना, नोस्टॉक और ऑसिलेटोरिया। पैडी फील्ड्स, जो चावल की खेती होती है उसमें साइनोबैक्टीरिया एक इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर है, इसको ही हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बीजीए। साइनोबैक्टीरिया ही तीन टाइप का, एनाबिना, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। ये बेसिकली आपका जो चावल की खेती होती है उसमें बेसिकली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करता है, और चावल की खेती बहुत ही बढ़िया तरीके से भरपूर आपका होती है। जड़ की फर्टिलिटी भी बढ़ाता है, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी भी ये बढ़ाता है जिस जगह पर पैडी चावल आपका उगाया जा रहा है, याद रखना, ठीक है। तो बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर हम यूज कर सकते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर से तो कितनी जबरदस्त चीज है। तो यही आपको ये जितने भी नाम मैंने बताए, ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, याद रखना, सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मैच द फॉलोइंग वाले, 2-3 क्वेश्चन आपके यहाँ से फंस सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन अगर आपके फंस गए तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, आप आराम से कर पाएंगे। छोटा सा चैप्टर है, इजिली आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है। आने वाले समय में और भी ऐसे ही रिवीजन की वीडियो में डालता रहूंगा, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।